स्वागत। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के 2025 के एक खास इंतजाम पर बात कर रहे हैं, को लेंडिंग अरेंजमेंट या सीएलए। ये कुछ गाइडलाइंस है जो बताती हैं कि कैसे दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप कह सकते हैं, मिलकर लोन दे सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंतज़ाम है क्या, कौन इसमें शामिल हो सकता है और हाँ, सबसे ज़रूरी, जो लोग लोन ले रहे हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे आरबीआई के दिशा निर्देशों से ही है। तो शुरू करते हैं। ये को लेंडिंग अरेंजमेंट मतलब असल में है क्या? सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल सा लगता है। हाँ है तो, पर आसान शब्दों में समझें तो ये दो रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब आरईज के बीच का एक एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट लोन देने से पहले ही हो जाता है। इसे कहते हैं एक्स आंटी एग्रीमेंट। इसमें एक संस्था होती है जो लोन का सारा प्रोसेस शुरू करती है, जिसे ओरिजिनेटिंग आरई कहते हैं, और दूसरी संस्था उसमें पैसा लगाती है, वो हुई पार्टनर आरई। अच्छा, ये लोन देने से पहले एग्रीमेंट क्यों जरूरी है, मतलब बाद में क्यों नहीं? देखिए, इससे ना पारदर्शिता रहती है, सब कुछ साफ रहता है पहले से। हाँ जी। जैसे कि रिस्क कैसे बंटेगा, मुनाफा कैसे बंटेगा, किस रेशियो में होगा, ये सब पहले ही तय हो जाता है। तो बाद में कोई कंफ्यूजन या झगड़ा नहीं। इसका मेन मकसद तो यही है कि मिलकर लोन दिया जाए, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। और हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये चीज मल्टीपल बैंकिंग या कंसोर्टियम लेंडिंग जैसी नहीं है, उनसे अलग है। समझ गया। अच्छा, और कौन कौन सी संस्थाएं इस तरह की पार्टनरशिप कर सकती हैं? क्या कोई भी बैंक कर सकता है? नहीं, सभी नहीं। इसमें कमर्शियल बैंक्स तो आ सकते हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, ये इसमें नहीं आते हैं। इनके अलावा जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और एनबीएफसीज, जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी शामिल हैं, वो इस अरेंजमेंट का हिस्सा बन सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन शामिल हो सकता है। अब इसके कुछ खास नियमों पर आते हैं। एक नियम मैंने पढ़ा कि हर संस्था को लोन का कम से कम 10% हिस्सा अपने पास रखना जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टनर्स का पैसा लगा होगा लोन में। ऐसा नहीं कि एक ने बस लोन दे दिया और दूसरा सिर्फ एजेंट बन गया। जब दोनों की स्किन इन द गेम होगी, मतलब पैसा लगा होगा, तो उम्मीद है कि वो लोन की क्वालिटी और इसकी निगरानी पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये तो लोन देने वालों के लिए हुआ। उधार लेने वाले यानी बोरोअर का क्या? उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे लोन में दो संस्थाएं हैं? बिल्कुल सही सवाल है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। लोन एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होगा कि ये एक को लेंडिंग लोन है, और उसमें ये भी बताया जाएगा कि कौन सी संस्था की क्या जिम्मेदारी है। और सबसे अहम, कस्टमर को अगर कोई सवाल पूछना है, कोई दिक्कत है, तो उसे किससे बात करनी है, मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस होगा। अच्छा, ये बढ़िया है। और ब्याज दर, क्या ग्राहक को दो अलग-अलग रेट से डील करना पड़ेगा? नहीं, यहीं पर एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट रेट एक ब्लेंडेड रेट होगी। ब्लेंडेड रेट? हाँ, मतलब दोनों संस्थानों की जो ब्याज दरें हैं, उनका एक औसत निकाला जाएगा, और ये औसत उनके लगाए गए पैसे के अनुपात के हिसाब से तय होगा। तो ग्राहक के लिए एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये तो सहूलियत वाली बात है। अच्छा, अब ऑपरेशनल चीजों को देखें। जो पार्टनर संस्था है, उसका क्या रोल है? क्या वो बस पैसा देके साइड हो जाती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टनर संस्था को लोन में अपना हिस्सा डालने की एक पक्की कमिटमेंट दिखानी होती है, मतलब जिसे इररिवोकेबल कमिटमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि वो बाद में मुकर नहीं सकते, उन्हें अपना तय हिस्सा देना ही पड़ेगा। और ये पैसा कब तक देना होता है? कोई टाइम लिमिट है? हाँ है। लोन बांटने के 15 कैलेंडर दिनों के अंदर पार्टनर संस्था को अपना हिस्सा जमा करना होता है। इससे प्रोसेस जल्दी पूरा होता है, और सारे लेन देन एक एस्क्रो अकाउंट के जरिए होते हैं, ताकि पैसों का हिसाब किताब बिल्कुल सही रहे। और क्रेडिट रिपोर्टिंग, लोन किसकी बुक्स में दिखेगा? सीआईसीज को कौन बताएगा? दोनों। हर संस्था क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी सीआईसीज को अपने अपने हिस्से के लोन की जानकारी देगी। इससे दोनों की अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। सही। अब आते हैं रिस्क पर। अगर लोन डिफॉल्ट हो जाए तो क्या कोई सेफ्टी नेट है? देखिए, जो लोन शुरू करने वाली संस्था है, मतलब ओरिजिनेटिंग आरई, वो अपने पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा 5% तक के डिफॉल्ट नुकसान की गारंटी दे सकती है। लेकिन यहाँ एक और ज्यादा दिलचस्प और मैं कहूंगी अहम नियम है, वो है एसेट क्लासिफिकेशन को लेकर। हाँ,
ये क्या है, इसके बारे में बताइए जरा। ये वाकई बहुत अहम है। नियम ये है कि अगर एक संस्था किसी उधारकर्ता के खाते को डिफॉल्ट की वजह से SMA या NPA के तौर पर क्लासिफाई करती है। SMA मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट और NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना? बिल्कुल। तो अगर एक पार्टनर उससे SMA या NPA मार्क करता है तो दूसरे पार्टनर को भी फौरन अपने हिस्से के लिए वही क्लासिफिकेशन अपनाना होगा, भले ही उसकी अपनी कैलकुलेशन शायद कुछ और कह रही हो। अरे वाह! तो मतलब रिस्क की पहचान और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए एक साथ होगा, सिंक्रोनाइज्ड। जी ये तो साझा जोखिम को और मजबूत करता है। हाँ, बिल्कुल। ये नियम पक्का करता है कि लोन की हेल्थ को लेकर दोनों पार्टनर एक ही पेज पर रहें, रिस्क को छुपाया न जा सके। और हाँ, एक और बात, अगर ये लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आता है तो दोनों संस्थान अपने अपने हिस्से के लिए उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये को-लेंडिंग व्यवस्था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिलकर काम करने, रिस्क और रिवॉर्ड बांटने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देती है। इसमें उधारकर्ताओं के लिए ट्रांसपेरेंसी और सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे फायदे हैं और रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी कड़े नियम हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो साझा एसेट क्लासिफिकेशन का नियम है, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम में रिस्क को कैसे प्रभावित करेगा, खासकर तब जब एक ही बोरोवर से कई अलग-अलग संस्थान जुड़े हों, चाहे वो को-लेंडिंग से हों या किसी और तरीके से। क्या ये नियम सिस्टमिक रिस्क को जल्दी पहचानने में मदद करेगा या कहीं स्थिति को और उलझा तो नहीं देगा? इस पर आगे नजर रखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे ध्यान देना होगा। खैर, आज की इस चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को RBI की को-लेंडिंग व्यवस्था को समझने में मदद मिली होगी।